नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है। कर्मचारियों के संस्थाओं के साथ, पेंशनर के संस्थाओं के साथ भारत सरकार की मीटिंग हुई है, पेंशन मंत्रालय की। और उस मीटिंग में कुछ चीजें भारत सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिए गए हैं कि 8वां पे कमीशन का गठन जल्दी हो जाएगा। साथ ही साथ और भी कुछ मुद्दों के ऊपर बातचीत चली है। इसके बारे में आगे रिपोर्ट दिखा के आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, रिटायरमेंट हो जाने के बाद आप अपना रैंक और नाम कैसे लिखते हैं, क्या सही तरीका आपको पता है? इसके बारे में भी आगे जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सितंबर महीने के पेंशन से पहले सितंबर महीने में स्पर्श की तरफ से ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान अभी भी जारी है। जी हां, आगे इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप ईसीएचएस के लाभार्थी हैं तो आपके लिए ईसीएचएस का A to Z कैसे आपका क्लेम होता है, कैसे आपने अगर सिविल हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट कराना है तो कैसे कराना है, आपका कार्ड गुम हो गया तो क्या करना है, सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने जा रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। परसेंटेज काफी ऊपर है अभी भी। तो अगर आप भी ऐसे कैटेगरी में हैं तो इस परसेंटेज को ऊपर ले जाइए, यानी कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियों से महरूम ना रहना पड़े। सैनिक पाठशाला की हर छोटी बड़ी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, रिटायरमेंट के बाद रैंक के साथ नाम कैसे लिखें। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। जी हां, आप रिटायर हो जाने के बाद आप अपना नाम और रैंक कैसे लिखें, क्या आप सही तरीका अपनाते हैं इसको लिखने का? इसके ऊपर हाल फिलहाल में एक खबर भी छपी है, ये देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि अधिकारी भी अपना नाम गलत लिखते हैं। रैंक के साथ कैसे लिखा जाता है? रैंक रिटायर नहीं होता है, रैंक हमेशा रहता है आपके साथ। रिटायर तो आप हो जाते हैं, तो उसको लिखने का तरीका क्या है वो आगे समझाऊंगा। चलिए, मुझे भी इस विषय को लेकर के आरटीआई का एक जवाब मिला था। आरटीआई में मुझे खुलासा करके ये बताया गया था कि आखिर आपने यानी कि हमने हमारा रैंक को कैसे लिखना है, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से आरटीआई का जवाब देते हुए मुझे रैंक लिखने का तरीका समझाया गया था, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट हम अपना नाम और रैंक किस तरीके से लिखें, उसका जवाब मुझे दिया गया था। जी हाँ, उसके साथ ही साथ 1983 का देखिए, 1983 का एक इस विषय को लेकर के जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, उसका भी कॉपी मुझे भेजा गया था। अब दोस्तों, इस लेटर के तहत पूरा क्लैरिफाई हो जाता है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमने हमारा रैंक नाम किस तरीके से लिखना है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस आरटीआई के जवाब में भी छुपा हुआ है कि हमें एक्चुअल में हमारा नाम और रैंक किस तरीके से आफ्टर रिटायरमेंट में लिखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा गेम छोड़ के जाता हूं, जिसका जवाब हम इसी वीडियो के आखिर में लेंगे। तो देखिए, अब इसमें से आपने बताना है दोस्तों कि करेक्ट नाम कौन सा है। देखिए, मान लीजिए सिपाही अमित कुमार जो रिटायर हो चुके हैं, 17 साल सर्विस करके या जितना भी सर्विस करके वो रिटायर हुए हैं, आज के डेट में उनका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा? सिपाही अमित कुमार, एक्स सिपाही अमित कुमार, रिटायर्ड सिपाही अमित कुमार, सिपाही रिटायर्ड अमित कुमार, सिपाही अमित कुमार रिटायर्ड ब्रैकेट में, और सिपाही अमित कुमार कॉमा रिटायर्ड। अब चलिए, आपके लिए एक गेम है। ये वीडियो खत्म होने से पहले पहले आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके हिसाब से सही जवाब कौन सा है वो कमेंट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको सही जवाब दिखाऊंगा कि हमें हमारा नाम किस तरीके से लिखना है। तो चलिए, अब आखिर में हम जानेंगे कि रैंक को लिखने का सही तरीका क्या है। जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब भी दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के साथ संस्थाओं की मीटिंग, सरकार ने कहा जल्द गठन होगा आयोग। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, महत्वपूर्ण खबर है 8वें पे कमीशन को लेकर के, कि मीटिंग के समय कैसे भारत सरकार ने आश्वासन दिया है, उसके बारे में जानकारी सामने आई है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की आप खबर देख पा रहे हैं, ये कल की ही खबर है, 8 सितंबर 2025 की ये खबर है, आप यहां देख पा रहे हैं। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर वित्त विषयों को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण होती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 8 पे कमीशन बिग अपडेट, सेंटर एश्योर्स अर्ली कंस्टिट्यूशन ऑफ 8 सीपीसी, हियर्स व्हाट सेंट्रल एम्प्लॉइज शुड एक्सपेक्ट। यानी कि सरकार ने एश्योर किया है कि बहुत जल्दी 8वां पे कमीशन का कमेटी को गठन कर देगी। अब देखिए, इसमें बहुत सारे विषयों को कवर किया गया है, कई सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। अगर आप देखेंगे, ये देखिए नंबर वाइज यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। चलिए, तो अंग्रेजी में है। अब एक और हिंदी अखबार ने भी इस खबर को कवर किया है,
जी हाँ, हिंदुस्तान की तरफ से जो खबर जारी की गई है उसको दिखा के मैं आपको समझाऊंगा, पॉइंट वाइज समझते हैं। चलिए, ये रहा हिंदुस्तान की खबर। हिंदुस्तान की खबर में आप देखिए, ये 8 सितंबर 2025 की खबर है। अब आप देख पा रहे हैं, 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही नई सिफारिशों से महंगाई भत्ते, डीए के स्ट्रक्चर में भी बदलाव संभव है। दोस्तों, डीए का स्ट्रक्चर बदलना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा महंगाई के हिसाब से जो महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। तो ऐसे में डीए को जो निर्धारण करने का स्ट्रक्चर है, जो तरीका है, उसको बदलाव होना जरूरी है और इसी से जुड़ी हुई ये खबर है। अगर आयोग समय पर गठित होता है तो इसकी आगे देखिए, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि आयोग का गठन जल्दी किया जाएगा ताकि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन समय पर लागू किया जा सके। केंद्र कर्मचारियों उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। चलिए, ये तो पहले जैसे ही घिसी पिटी बातें हैं। क्या है डिटेल? अब देखिए, पॉइंट वार कुछ चीजें जो है डिस्कस हुई है। आप देखिए, जनवरी में किया गया था ऐलान, उसके आगे देखिए बैठक हुई है दोस्तों, जिस बैठक में ये कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। हालांकि बैठक पिछले महीने की है, लेकिन देखिए, प्रमोशन के लिए रेजिडेंसी पीरियड कम करना, ये सिविलियंस के जो एम्प्लॉय हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। आगे देखिए, जवाब मंत्री जी ने कहा है कि इस मुद्दे पर 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद चर्चा की जा सकती है। ये देखिए, उसके बाद सीजीएचएस और सीएसएमए अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा, उसके आगे उसमें भी मंत्री जी ने जो है पॉजिटिव जवाब ही दिया है। जेसीएम की बैठकों का नियमित आयोजन, जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। जेसीएम की बैठक अगर नियमित रूप से आयोजित की जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पेंशनर्स और कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जिसमें मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मंत्री ने बताया कि सभी मंत्रालयों और विभागों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। अब देखिए, आगे चौथा पॉइंट है, री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन पीबीओआर के लिए वेतन निर्धारण और लिव इनकेसमेंट। देखिए, ये यहाँ पर जो पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है, पे प्रोटेक्शन और दूसरे सर्विस में लिव इनकेसमेंट का जो अवधि है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि कुल मिलाकर 300 दिन ही जमा होते हैं। अगर फौज की सर्विस में 300 दिन जमा करके आया है बंदा, तो अगले सर्विस में उसको लिव इनकेसमेंट का फायदा नहीं मिलता, तो उसको बढ़ाने का भी कहीं ना कहीं मांग उठाया है। मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला फिलहाल सक्रिय विचाराधीन है, यानी कि इस मामले के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है। फायर फाइटिंग स्टाफ जैसे कैडेट्स के लिए मॉडल भर्ती नियम। आगे देखिए, छठे, हाफ पे लेवल को 3 दिन तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कम्यूटेड लीव में बदलना। तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन भी हुआ है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये खबर बड़ी है कि डीए का जो निर्धारण का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की बात हुई है। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी ये आश्वासन आई है कि 8वां पे कमीशन सरकार जल्दी गठित कर देगी। तो आप सबने देखा दोस्तों, पेंशनर संस्था, कर्मचारी संस्थाओं की लगातार कोशिश जारी है कि भारत सरकार के साथ बातचीत हो, भारत सरकार जल्दी से पे कमीशन की कमेटी की गठन कर दे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कभी भी हो सकता है भारत सरकार 8वें पे कमीशन की कमेटी को गठित कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सितंबर 2025 के पेंशन से पहले स्पर्श से ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान जारी है। जी हां दोस्तों, सितंबर महीने में बहुत सारे पेंडिंग केसेस को क्लियर करते हुए स्पर्श ने भुगतान किया है। जी हां, किसी को 22,120 रुपए, तो किसी को 83,745 रुपए, तो किसी को 2,12,673 रुपए, तो किसी को 7,40,946 रुपए तक का एरियर का भुगतान हुआ है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए ये मैसेजेस, जिनमें पेंशनर्स ने कंफर्म किया है कि उनके खाते में ये पैसे आए हैं। और ये तो वो पेंशनर हैं जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे और भी पेंशनर शायद होंगे जो खुद ही केस प्रोसेस कर रहे हैं और उनके भी इस तरीके से केसेस सितंबर के महीने में क्लियर हुए हैं। तो पेंशनर्स की तरफ से जो वीडियो संदेश आया है उसको देखिए। जय हिंद सैनिक पाठशाला। मैं एक्स नायक अमित छेत्री सर्वप्रथम सैनिक पाठशाला को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं रिटायरी 31 दिसंबर 2021 का हूँ और 3-3.5 साल तक मैं आरटीआई और लेटर करस्पॉन्डेंट के बावजूद भी मेरा एक इंक्रीमेंट एसीपी हवलदार का एडजस्ट होके नहीं आ रहा था। ना रिकॉर्ड से, ना पीआर से, ना मुझे कोई रेस्पॉन्स आ रहा था। लेकिन मुझे सैनिक पाठशाला का वीडियो और उनका सपोर्ट और गाइडेंस के बावजूद आज 4 सितंबर के दिन
विथिन 1 मंथ के अंदर मेरा पूरे नया पीपीओ और साथ में एरर एडजस्ट होके आया। तो मैं तहे दिल से फिर एक बार सैनिक पाठशाला को धन्यवाद दूंगा और सारे फौजी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार, मैं मान सिंह राठौड़ राजस्थान बीकानेर से बोल रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी माताजी को एडिशनल पेंशन लागू थी, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही देख रहा था तो मुझे सैनिक पाठशाला का पता चला। फिर मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ गया और हर रोज़ सैनिक पाठशाला का वीडियो देख रहा था। उसमें एडिशनल पेंशन का जिक्र चल रहा था। तो एडिशनल पेंशन की कार्रवाई उन्होंने मुझे बताई, सैनिक पाठशाला वालों ने। उसी हिसाब से मैंने कार्रवाई की। सीपी ग्रीवेंस डालने के बाद मेरी माताजी को 1,01,052 रुपये का एरियर 2 सितंबर को मिल गया है। धन्यवाद। आप जय हिंद सर। मैं टी.एस. नायक युद्धवीर 2003 अगस्त को पेंशन आया था, तब से आज तक मेरा सिपाही का पेंशन आ रहा था। मैंने एक दिन सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा और मैंने सैनिक पाठशाला से जुड़ा। मैंने उनको अपनी समस्या बताई और उन्होंने जो भी कार्रवाई करने के लिए बताया, मैंने उसी कार्रवाई के तहत मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली और आज 2 सितंबर को मेरा 22,120 रुपया एरियर आया है और नया पीपीओ जनरेट होके आ गया है। मैंने कहीं भी कोई पैसा नहीं दिया है और मेरा काम हो गया है। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों से अनुरोध। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके से कोई आपका जो एंटाइटल हक है, जो एंटाइटल पैसा है वो नहीं मिला है, तो आप भी ग्रीवेंस डालिए, थोड़ा सा संघर्ष कीजिए, आपको भी जरूर मिलेगा। अब ऐसे में बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि मुझे तो नहीं मिला, आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो जो पेंशनर्स बातें कर रहे हैं ये गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। तो जिनको लागू है उनको मिलेगा, जिनको लागू नहीं है उनको नहीं मिलेगा। इसलिए सबके लिए, जितने पेंशनर हैं 32 लाख, सबके लिए नहीं है। जिनको एंटाइटल है, जिनको जानकारी की अभाव से चीजें नहीं मिल पाई, उनको ये चीजें मिल रही हैं और ये हकीकत है, आपको भी मिल सकती हैं अगर आप भी एंटाइटल हैं तब। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। ईसीएचएस का A to Z समझें। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन एलिजिबल है, बेनिफिट क्या क्या हैं, कार्ड्स कैसे बनते हैं, कार्ड अगर गुम हो गए तो क्या करना है, ईसीएचएस का मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इमरजेंसी में कैसे आपने ट्रीटमेंट कराना है, कैसे आपने मरीज को अगर कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो आपने इसका इंफॉर्मेशन किस तरीके से ईसीएचएस को देना है ताकि बाद में क्लेम हो जाए, उसके साथ साथ क्लेम कैसे करें, और एनुअल वैलिडेशन जो किया जाता है, हमारे दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका जो एनुअल वैलिडेशन किया जाता है वो कैसे करते हैं, और अगर आपको शिकायत करना है तो क्या है हेल्पलाइन नंबर। ये सारी चीजों को सम्मिलित करते हुए एक छोटा सा पॉकेट बुक जारी हुआ है जिसमें ईसीएचएस की ये सारी जानकारियां दी गई हैं। चलिए उसको एक बार देखते हैं, और अगर उसकी जरूरत आपको हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं भेज दूंगा। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो चैनल को ज्वाइन करें और मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखें, उनको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके ये पॉकेट बुक मांग सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों आप ईसीएचएस से जुड़ा हुआ एक प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं, ईसीएचएस का पॉकेट गाइड, यानी कि दोस्तों ईसीएचएस से जुड़े हुए हर चीज यहाँ देखिए। एक सर्विस एंड कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ये आखिर है क्या, इसके आगे प्राइमरी बेनिफिशियरी, कौन होते हैं प्राइमरी बेनिफिशियरी, उसके बाद जो उनके डिपेंडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, ये देखिए सभी के बारे में यहाँ हर चीज को कवर करके ये जानकारी यहाँ पर सामने आई है। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ईसीएचएस के लाभार्थी हो सकते हैं, उसका भी डिटेल्स यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही साथ बेनिफिट्स ऑफ ईसीएचएस, ईसीएचएस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें भी यहाँ हैं। पॉलीक्लिनिक टाइमिंग्स, पॉलीक्लिनिक में किस किस टाइम में मरीजों को देखा जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और 70 साल से ऊपर उम्र वालों के लिए अलग से क्या सुविधाएं हैं, ओपीडी में क्या सुविधाएं हैं, वो भी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। साथ ही साथ मेंबरशिप ड्यूरिंग मैरिटल डिस्कॉर्ड, अगर किसी का जो है पारिवारिक जो है कोई केस चल रहा है, मैरिटल डिस्कॉर्ड का केस चल रहा है, तब मेंबरशिप किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा वो भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ईसीएचएस का 64 केबी का कार्ड क्या होता है, 64 केबी का कार्ड के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर ईसीएचएस कार्ड, ईसीएचएस कार्ड के लिए कैसे आपने अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर यहाँ समझाया गया है। बेहद अहम है दोस्तों। कई सारे पेंशनर्स बोलते हैं कि ईसीएचएस के लिए मैं क्या करूं, कहां अप्लाई करूं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आप देखेंगे, थोड़ा सा समझकर खुद कंप्यूटर में बैठ जाएंगे तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ईसीएचएस कार्ड एप्लीकेशन, ये देखिए
क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ये भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को लिखा गया है यहाँ पर। साथ ही साथ एक्शन ऑन लॉस ऑफ ईसीएचएस कार्ड, अगर आपका ईसीएचएस कार्ड गुम हो जाए तो आपने क्या एक्शन लेना है, क्या कार्रवाई करना है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ईसीएचएस मोबाइल ऐप, जी हाँ, ईसीएचएस का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, कहां से डाउनलोड करना है, कैसे आपको उसको इस्तेमाल करना है, ये भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अगर इमरजेंसी हो गई तो आपने ट्रीटमेंट कैसे कराना है, आसपास ईसीएचएस का कोई एम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है तो आप अगर बाकी के सिविल हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो कैसे भर्ती कराना है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसको आगे क्लेम करने का तक भी प्रोसीजर क्या होता है, सब कुछ यहाँ दिया गया है। देखिए क्लेम प्रोसेस, कैसे आपका जो भी आपने खर्चा कर दिया है बाहर ट्रीटमेंट कराने में या दवाइयों में, उसका क्लेम कैसे होगा, क्या क्या अप्रूवल लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, ये सारा डिटेल्स भी यहाँ पर है। साथ ही साथ एनुअल वैलिडेशन ऑफ डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स का एनुअल वैलिडेशन होना जरूरी है, उसको कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है। और आपने अगर कंप्लेन करना है, आपका कोई समस्या है तो उनको कहां करना है, उसका पूरा एड्रेस, पूरा हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर दिए गए हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण ये पॉकेट बुक था जिसमें ईसीएचएस से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए आखिर में जो सवाल मैंने आपसे किया था उस सवाल का जवाब जानते हैं। आखिर सिपाही अमित कुमार का नाम आफ्टर रिटायरमेंट कैसे लिखा जाता है। ये देखिए मैंने 6 तरीकों से इनका नाम लिखा है, इसमें से सभी के सभी तरीके गलत हैं सिवाय एक तरीका, और वो है 5 नंबर का। देखिए नाम आफ्टर रिटायरमेंट आपने लिखना है सिपाही अमित कुमार ब्रैकेट में रिटायर्ड, जी हाँ इस तरीके से लिखा जाता है। अब मुझे जो आरटीआई से जवाब मिला था उसका जवाब का ये पेज देखिए जिसमें मुझे एड्रेस किया गया था जवाब, और उस जवाब में मेरा नाम भी उसी तरीके से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने आफ्टर रिटायरमेंट हमारा नाम को लिखना है, सही तरीका यही है, कहीं भी गलत तरीका ना अपनाएं ताकि अपना नाम और रैंक की डिग्निटी बनी रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं अहम जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।